नमस्कार दोस्तों, रात के 8:30 बज चुके हैं और मैं दानिश जाफरी फिर से एक बार हाजिर हूं अपराध की एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और यही दुआ है कि आप आगे भी अच्छे रहें, खुश रहें। कहानी शुरू करूं इससे पहले फिर वही एक रिक्वेस्ट, कहानी पर एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है अपना सुझाव ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। कहानी कैसी लगी और कहाँ से आप कहानी सुनते हैं, अपना नाम, शहर, गांव, देश विदेश जहाँ से भी कहानी सुनते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि रोज़ का सिलसिला है। जितने भी लोग कहानी पर कमेंट करते हैं उनके नाम कहानी के आखिर में लिए जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं ये सिलसिला जारी रहे तो आप भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए सीधा कहानी की तरफ आते हैं। हरियाणा के पास एक छोटा सा गाँव है गड़ौली। गड़ौली के अंदर ही एक हरजिंदर सिंह नाम का शख्स रहता था। इसके परिवार में एक पत्नी थी जिनका नाम कमलप्रीत था, एक बेटा था जिसकी उम्र महज 10 से 12 साल थी। कक्षा 5 में ये वहीं गांव के अंदर सरकारी विद्यालय में पढ़ा करता था। शादी को 12 साल हो चुके थे। जो पत्नी थी कमलप्रीत, ये पंजाब के ही पटियाला के पास एक छोटा सा गांव है बल्लेपुर की रहने वाली थी। जब इनकी उम्र महज 19 साल थी तब इनकी शादी हरजिंदर सिंह नाम के शख्स के साथ हुई थी। शादी के बाद ये हरियाणा के पास गांव के अंदर ही रहा करती थी। 12 साल हो चुके थे। अब यहाँ हरजिंदर सिंह की गांव के अंदर ही ज़मीन थी, खेतीबाड़ी का काम था जिसमें ये काफ़ी व्यस्त रहते थे, बिज़ी रहते थे। और जो पत्नी थी कमलप्रीत, ये घर का काम संभालती थी और घर की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। एक कहें तो एक मेहनती, बहुत मेहनत भी करती थी। दोनों पति पत्नी का रिश्ता काफ़ी मजबूत था, अटूट था। दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। जो कमलप्रीत थी वो सारा दिन घर के कामों में बिज़ी रहती थी और अपने बेटे का पालन पोषण, ये सारी चीज़ें दोनों पति पत्नी मिलकर काफ़ी अच्छे से घर की जिम्मेदारियों को संभाल रहे थे। दोनों के बीच में कोई भी नोक झोंक नहीं थी। पति को अपनी पत्नी के ऊपर पूरा विश्वास था। 12 साल बीत जाते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। 12 साल कैसे और कब निकल गए एक दूसरे को ही पता नहीं चला। 12 साल के बाद अब एक तारीख़ आती है। 19 मार्च 2018 का दिन था। 19 मार्च को सुबह सुबह कमलप्रीत अपना सामान पैक करती हैं और अपने पति से कहती हैं कि उनके मायके में किसी की तबीयत ख़राब है, तो अचानक उनको वहाँ जाना पड़ रहा है। अब यहाँ हरजिंदर सिंह जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई किसकी तबीयत ख़राब है। वो बताती हैं कि एक रिश्तेदार की तबीयत ख़राब है, उनको वहाँ जाना है। तो वो कहते हैं कि मैं भी चलता हूँ। तो कमलप्रीत कहती हैं कि नहीं, मैं ही जाती हूँ और राहुल को अपने साथ ले जा रही हूँ। अगर कोई ऐसी परेशानी होगी तो फ़ोन कर दूँगी, आप भी आ जाना। अब हरजिंदर सिंह कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई भी ऐसी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं भी आ जाऊँगा अगर कोई मेरी ज़रूरत हो। कमलप्रीत कहती हैं कि ठीक है। सुबह सुबह अपने पति से ये कहकर वो घर से निकल जाती हैं, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ था। इन 12 सालों के अंदर कमलप्रीत अपने रिश्तेदारों के यहाँ अकेली आया जाया करती थी। लेकिन यहाँ जो बेटा राहुल था, अभी अभी उसके इम्तहान ख़त्म हुए थे, तो वो अपने पिता से, हरजिंदर सिंह से काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहा था कि पेपर जब ख़त्म होंगे तो पापा मसूरी घूमने चलेंगे। पिता ने भी अपने बेटे से वादा कर रखा था कि जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो वो उसको घुमाने लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पेपर ख़त्म होने के अगले ही रोज़, अगले ही दिन कमलप्रीत के मायके में अचानक किसी की तबीयत ख़राब हुई और वो बेटे को लेकर सुबह सुबह रवाना हो जाती हैं, निकल जाती हैं। हरजिंदर सिंह अपने खेतों में चले जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं। शाम के समय वो अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं कि फ़ोन करके एक बार पूछ लिया जाए कि जिसकी तबीयत ख़राब है वो कैसा है। वो अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं, पत्नी फ़ोन उठाती है। पत्नी कहती है, हरजिंदर सिंह पूछते हैं कि सब ठीक है, जिसकी तबीयत ख़राब थी अब वो कैसा है। उधर से पत्नी की घबराई हुई आवाज़ आती है, लेकिन वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कमलप्रीत कहती हैं कि मैं अभी बल्लेपुर आई ही नहीं हूँ, बल्कि मैं शहजादपुर में हूँ और मुझे कुछ यहाँ ज़रूरी काम था तो मुझे यहाँ रुकना पड़ा। अब हरजिंदर सिंह ये सुनकर, अपनी पत्नी की थर्राई हुई आवाज़ सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि शहजादपुर में तुम्हें क्या काम है, किसके यहाँ रुकी हो। उधर से कोई ठीक से जवाब मिलता नहीं है।
कमलप्रीत कहती हैं कि थोड़े समय बाद मैं तुम्हें बता दूंगी और परेशान होने की कोई बात नहीं है, मुझे एक यहाँ काम था तो मुझे रुकना पड़ा। ये कहकर कमलप्रीत फ़ोन काट देती हैं। इसके बाद हरजिंदर सिंह अपनी पत्नी की थर्राई हुई आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी तो उनसे रहा नहीं गया। वो दोबारा से फ़ोन डायल कर देते हैं अपनी पत्नी का नंबर। अब इस बार जैसे ही पत्नी का फ़ोन लगाते हैं उधर से पत्नी का फ़ोन बन जाता है। सिर्फ कुछ सेकंड बात हुई थी जिसमें पत्नी ने कहा था कि वो शहजादपुर हैं, जबकि वो बल्लेपुर गई थी अपने मायके। इसके बाद जब फ़ोन बन जाता है तो वो अपने ससुराल में फ़ोन लगाते हैं। अब हरजिंदर सिंह बल्लेपुर फ़ोन करते हैं, अपने ससुराल में फ़ोन लगाते हैं, लेकिन उधर से जब उनको जवाब मिलता है तो वो जवाब सुनकर उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ससुराल वाले बताते हैं कि यहाँ तो कोई बीमार ही नहीं है, तो कमलप्रीत यहाँ क्यों आएगी। जब ये चीज़ें वो सुनते हैं तो उनकी परेशानी, उनकी चिंता कई गुना बढ़ जाती है। वो फ़ौरन अपनी मोटरसाइकिल उठाते हैं और शहजादपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। शहजादपुर पहुंचकर हरजिंदर सिंह अपनी पत्नी की, अपने बच्चे की पूरे दिन चप्पा चप्पा शहजादपुर का छान देते हैं, लेकिन उनकी पत्नी, उनके बच्चे का उनको कोई भी सुराग नहीं मिल पाता। परेशान होकर वो अपनी ससुराल जाते हैं, बल्लेपुर पहुंचते हैं। बल्लेपुर पहुंचने के बाद ससुराल वालों के साथ मिलकर एक युद्ध स्तर पर कमलप्रीत और राहुल की तलाश की जाती है। 19 मार्च का पूरा दिन निकल जाता है, रात हो जाती है, पूरी रात तलाशा जाता है। सुबह होती है, सुबह से दोपहर होती है, लेकिन उसके बाद भी कमलप्रीत और राहुल का कोई सुराग नहीं था कि वो दोनों कहाँ गए। इसके बाद निराश होकर हरजिंदर सिंह शहजादपुर थाने जाते हैं और वहाँ के थाना प्रभारी, जिनका नाम शैलेंद्र सिंह था, उनको पूरी कहानी बताते हैं कि उनकी पत्नी और उनका बेटा राहुल दोनों ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। पूरी कहानी जैसे मैंने आपको बताई इसी तरह से थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह के सामने रखते हैं। शैलेंद्र सिंह गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपने स्तर से कमलप्रीत और राहुल की तलाश शुरू की जाती है। अगला दिन गुजर जाता है, 21 तारीख हो जाती है, 22 होती है, ऐसे ही करते करते 7 दिन, 25 मार्च का दिन भी पूरा गुजर जाता है, लेकिन कमलप्रीत और राहुल का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं लग पाता, पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल पाती। अब 26 मार्च का दिन आता है। थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह अपने थाने में, सुबह सुबह का समय था, थाने में ही मौजूद थे। अभी उनको थाने आए लगभग कुछ ही मिनट हुए थे। थाने के अंदर एक अधेड़ उम्र का शख्स आता है और वो पूछता है कि मुझे बड़े साहब से मिलना है। शैलेंद्र सिंह उसको अपने पास बुलाते हैं कि मैं ही यहाँ का थाना प्रभारी हूँ, बताइए क्या समस्या है। वो शख्स कहता है कि साहब, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं यमुनानगर का रहने वाला हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो कहते हैं कि भाई क्या है, बताओ। वो शख्स कहता है कि साहब, मेरा एक भांजा है जिसका नाम नीटू है, इसकी उम्र महज 21 साल है। उसके हाथों एक महिला का कत्ल हो गया है। उस महिला से उसका झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई और इस हाथापाई में उस महिला की जान चली गई। अब जो मेरा भांजा है नीटू, उसने मुझे आकर बताया और उसकी लाश को उसने गड्ढा खोदकर किसी जगह दफना दिया है। उसने जब मुझे आकर बताया तो मैंने उसको समझाया कि बेटा गलती हो गई है, लेकिन कानून के साथ आंख मिचोली खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो अगर सरेंडर कर दोगे इसी में तुम्हारी भलाई है। तो हमारे समझाने पर वो सरेंडर करने के लिए राज़ी हो गया है। शैलेंद्र सिंह उस शख्स से कहते हैं कि ठीक है, सरेंडर तो आप करा देंगे, लेकिन सरेंडर आप किस शर्त पे कराएंगे। वो शख्स कहता है कि साहब, आप जैसा बोलेंगे मेरा भांजा वैसा बयान देने के लिए तैयार है, यहाँ भी और अदालत में भी। बस मैं इतना चाहता हूँ और मेरा भांजा भी, वो डर रहा है, वो इतना चाहता है कि थाने के अंदर जो सख्ती होती है वो सख्ती उसके साथ ना हो। थाना प्रभारी कहते हैं कि अगर मुजरिम अपना जुर्म खुद कबूल कर रहा है तो हमें सख्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो सच्चा है और अपना जुर्म आकर खुद कबूल करेगा तो हम सख्ती नहीं करेंगे। ओम प्रकाश कहता है कि ठीक है, वो मेरा भांजा नीटू थाने के बाहर ही खड़ा है और मैं उसको अभी बुला कर लाता हूँ। ओम प्रकाश थाने के बाहर जाता है, उसके भांजा जो कि थाने के बाहर ही खड़ा था वो उसको अंदर लेकर आता है। नीटू डरा सहमा हुआ 21 साल का लड़का था, वो थाने के अंदर आता है। जिस समय नीटू थाने के अंदर आता है उस समय थाने के अंदर ही एक अभियुक्त से गहन पूछताछ चल रही थी। तो थोड़े समय बाद ही थाने के अंदर से उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, आवाज़ें भयावह थीं। तो नीटू डर जाता है और अपने मामा से कहता है कि मामा, क्या मेरे साथ भी ये यही सब करेंगे।
तो ओम प्रकाश कहते हैं कि नहीं, जब तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तुम सच्चे हो, तो तुम्हारे साथ ऐसी सख्ती नहीं होगी। नीटू कहता है, जो उसका अगला अल्फाज था वो सुनने के बाद मामा भी परेशान हो जाते हैं। नीटू कहता है कि मामा, यही तो परेशानी है, मैंने आपको आधी सच्चाई बताई है। मैंने उस औरत के साथ उसके बेटे का भी कत्ल कर दिया है और दोनों की लाशें एक साथ गड्ढा खोद कर दफनाई हैं। ये चीज़ें जब शैलेंद्र सिंह सुनते हैं, अब वो नीटू को खा जाने की निगाहों से देखते हैं। अब नीटू खड़ा खड़ा वहाँ काँपने लगता है। अब फ़ौरन ही नीटू को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है, उससे कहानी सुनती है, पूरी कहानी जो निकल कर सामने आती है। ओम प्रकाश को वापस भेज दिया जाता है। नीटू से सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है। नीटू क्योंकि पहले ही अपना जुर्म कबूल कर चुका था, तो ज़्यादा सख्ती दिखाने की यहाँ ज़रूरत पड़ती नहीं है। शैलेंद्र सिंह उससे कहानी सुनते हैं। जो कहानी सुनाता है वो इस तरह है। अब ये कहानी शुरू होती है इस घटना से लगभग 1 साल पहले की बात है, जो कमलप्रीत थी। फरवरी का आखिर चल रहा था, 2017 की बात है। कमलप्रीत अपने एक रिश्तेदारों में, इसके यहाँ शादी थी, उस शादी में जाती है और अकेली जाती है। पति और बच्चे को साथ नहीं ले गई थी। नारायणगंज के पास एक बड़ा गांव है, बड़े गांव में शादी का समारोह था, शादी में जाती है। अब शादी के अंदर शादी वाले रोज़ डीजे के ऊपर नाच गाने चल रहे थे, सब लोग डांस कर रहे थे। अब कमलप्रीत भी एक गाने पर झूमना शुरू करती है। अब जब वो गाने पर डांस करती है तो पहली बार जो नीटू नाम का ये युवक था, कमलप्रीत का साथ देने उस गाने पर उसके साथ नाचना शुरू करता है। दोनों मिलकर घंटों उस गाने पर डांस करते हैं। अब दोनों घंटों जब डांस करने के बाद थक जाते हैं, तो उसके बाद जब कमलप्रीत को भूख लगती है तो वो खाने की ओर जाती है। उसके पीछे पीछे नीटू जाता है। वो उससे कहता है कि उसको क्या खाना है। वो बताती है कि मुझे ये चीज़ खानी है। तो कमलप्रीत से कहता है कि आप उधर बैठो, मैं आपको वहीं ला के देता हूँ। अब कमलप्रीत खाने में जो भी फरमाइश करती, नीटू उसको वहीं ला कर देता, उसको खाना खिलाता है। अब थोड़ी देर बाद कमलप्रीत को नींद आना शुरू होती है। जब उसको नींद आती है तो क्योंकि वहाँ पर शोर ज़्यादा था, तो नीटू उससे कहता है कि यहाँ शोर ज़्यादा है और पास में ही उसका कमरा है, अगर वो चाहे तो उसके कमरे पे जाकर सो सकती है, वहाँ शोर शराबा नहीं है, तो आराम से नींद आ जाएगी। कमलप्रीत शुरू में थोड़ी झिझकती है, लेकिन थोड़ी झिझक के बाद वो चलने के लिए राज़ी हो जाती है। नीटू कमलप्रीत को लेकर अपने कमरे पर चला जाता है। कमरे पर जाने के बाद एक चारपाई बिछाकर कमलप्रीत उस पर सो जाती है और नीटू उस चारपाई के नीचे ही एक चटाई बिछाता है, उस पर लेट जाता है। दोनों सो जाते हैं। अब रात के एक पहर में दोनों की एक साथ आँख खुलती है। अब आगे का जो सिलसिला था वो दोनों के वश में नहीं था। दोनों एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं और इनके बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। अब कमलप्रीत जब पहली बार नीटू के साथ संबंध बनाती है तो उसकी दीवानी हो जाती है, क्योंकि नीटू लगभग उससे 10 साल बड़ा था और 1 साल पहले की ये बात है, तो लगभग उस समय उसकी उम्र 20 साल थी। अपने से 10 साल छोटे युवक के साथ वो संबंध बनाती है। अब ये सिलसिला रोज़ का हो जाता है। जब भी कमलप्रीत अपने मायके आती तो नीटू से ज़रूर मिलती और दोनों एक साथ एक कमरे में बंद हो जाते। अब ये सिलसिला चलता रहता है, धीरे धीरे करके समय गुजरने लगता है। 1 साल बीत जाता है। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि जो कमलप्रीत थी वो नीटू के ऊपर दबाव डालना शुरू करती है। उससे कहती है कि वो अपने पति को तलाक दे रही है और वो उससे शादी करेगी। अब नीटू पहली बार बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि मिलने जुलने तक तो ठीक था, लेकिन अब शादी जैसी बात जब कमलप्रीत उसके सामने रखती है तो बड़ा परेशान हो जाता है। उसको समझाता है, लेकिन कमलप्रीत मानने को तैयार नहीं थी। अब थोड़े थोड़े दिनों बाद कमलप्रीत उसके ऊपर दबाव बनाती है कि वो अपने पति को तलाक दे रही है और उससे शादी करेगी और अपने बच्चे को भी साथ ले आएगी। उसका एक बेटा है जिसका नाम राहुल है। अब ये चीज़ें चलती रहती हैं। कमलप्रीत थोड़े थोड़े समय बाद नीटू के ऊपर दबाव बनाना शुरू करती है और उससे कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है, अपने पति को तलाक दे देगी। लेकिन यहाँ मिलने जुलने तक तो ठीक था। अब नीटू भी यहाँ पर बड़ा परेशान हो चुका था और वो कमलप्रीत को समझाता है, लेकिन वो मानने को सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि वो उससे शादी करेगी। अब 10 साल का फ़र्क है, घर वाले भी राज़ी नहीं होंगे, जो नीटू के घर वाले थे। अब जब दबाव ज़्यादा पड़ता है तो नीटू एक भयावह फैसला करता है। वो तय करता है कि एक बार और वो कमलप्रीत को समझाएगा। अगर वो नहीं समझती है तो इस बार वो उसका कत्ल कर देगा और उसको ही रास्ते से हटा देगा। अब अभी नीटू ने यहाँ पर ये साजिश बुनी ही थी कि अगले ही रोज़ 19 मार्च का दिन था। सुबह सुबह कमलप्रीत उसके घर आ धमकती है और अपने बेटे राहुल को भी साथ ले आती है। अब जब सुबह सुबह वो अपने घर देखता है कि कमलप्रीत उसके घर आ धमकी है, तो उसको समझाता है जैसे उसने तय करा था।
शाम हो जाती है, शाम तक वो उसको समझाता रहता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती है, मेरे घर वाले तैयार नहीं होंगे, लेकिन कमलप्रीत कुछ भी सुनने को समझने को तैयार नहीं थी। अगली सुबह भी हो जाती है। जब अगला रोज़ आता है 20 मार्च की सुबह में वो आखिरी बार कमलप्रीत को समझाता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता है। मिलने जुलने तक तो ठीक है, मिल सकते हैं, लेकिन शादी जैसा बंधन, इसमें उसके घर परिवार वाले राज़ी नहीं होंगे। जब वो आखिरी बार उसको समझा कर थक जाता है तो एक धारदार हथियार उसने पहले से ही ख़रीद के रखा था, उस हथियार से उसकी गर्दन पर वार करता है और कमलप्रीत का गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है। अब जब उसकी हत्या करता है तो अचानक 10 साल का राहुल ये मंज़र अपनी आंखों से देख लेता है। अब जब वो ये मंज़र देखता है, अपनी माँ की हत्या होते हुए अपनी आंखों से देखता है, तो वो सहम जाता है। अब यहाँ पर नीटू पहली बार ये देखता है कि बच्चा चश्मदीद बन गया है, उसने अपनी माँ का कत्ल होते हुए अपने आंखों से देख लिया है, तो ये चश्मदीद है, अब इसको भी ख़त्म करना होगा। तो उसी तरह से राहुल का भी गला दे रेत कर वो उसकी भी हत्या कर देता है और दोनों की लाशें पास में ही एक खेत था, वहाँ ले जाकर दोनों को एक साथ गड्ढा खोद कर वहाँ दफन कर देता है। इसके बाद ये यमुनानगर जाता है, इसके मामा ओम प्रकाश को जाकर पूरी कहानी सुनाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि उसने कमलप्रीत के साथ राहुल की भी हत्या करी है। अब ये चीज़ें बताने के बाद ओम प्रकाश, इसके मामा, इसको समझाते हैं कि अपना जुर्म कबूल कर लो और पुलिस के साथ आंख मिचोली खेल के कोई फ़ायदा नहीं है, एक ना एक दिन पकड़े जाओगे। अगर आज तुम सरेंडर कर दोगे, अपना जुर्म कबूल कर लोगे, तो शायद पुलिस तुम्हारे साथ सख्ती ना करे, लेकिन कल अगर पकड़े जाओगे तो तुम्हारा जो सज़ा है वो भी ज़्यादा होगी। तो ये अपने मामा की बात मान लेता है और मामा के साथ जाकर सरेंडर कर देता है, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करता है। अब थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह अदालत में इसको पेश करते हैं और 2 दिन की इसको पुलिस रिमांड पर लिया जाता है। पुलिस रिमांड के बाद इसकी निशानदेही पर दोनों की लाशें गड्ढा खोद कर निकाली जाती हैं, बरामद की जाती हैं। इसकी निशानदेही पर जो हथियार था, धारदार चाकू, उसको भी बरामद किया जाता है। जितने भी सबूत थे वो इकट्ठा किए जाते हैं और आज ये सलाखों के पीछे है। अभी अदालत का फैसला आया नहीं है। तो ये कहानी थी। उधर पति अपनी पत्नी और बच्चे का इंतज़ार करता ही रह जाता है और उसको पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी, उसका 1 साल से किसी के साथ अफेयर है और वो हमेशा हमेशा के लिए उस सुबह उसको छोड़कर जा रही है। उसको अंदाज़ा ही नहीं था और अपने साथ 10 साल के मासूम को भी ले जा रही है और वो भी उसके प्यार की बलि चढ़ा, उसकी क्या ख़ता थी। तो ये कहानी थी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।